आ रही है, आ आ रही रही है, आ आ रही रही ओके। सो यहाँ तक हमने बात कर ली थी व्हाट वाज है। हाँ जी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। यूकेरियोटिक सेल्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स लिविंग इनसाइड वन अनदर, ठीक है। हमने चूंकि बात की थी कि यूकेरियोट्स जो हैं वो जरा हम कहते हैं कि नए ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स पुराने ऑर्गेनिज्म हैं। तो यूकेरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। सो ये थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का, साथ एक ये भी ऐड थी कि ये एक दूसरे के अंदर रहते हैं, मतलब इवॉल्व हुए हैं। तो कुछ ऐसे, और ये वही बात है कि ये लॉ नहीं था, ये अभी तक थ्योरी ही है। लेकिन आपको अगर ये पूछ ली जाती है तो आपने इसी को इसी तरह लिखना है। और सबसे बड़ा एविडेंस दोनों ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलैरिटीज का है वो बताया जाता है। ये आपकी टिडोरा का ही टेबल है जो आपको चैप्टर सेंड कर दिया गया था। उसी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनके जो है उनको कंपेयर किया गया है डीएनए में। जो अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डीएनए का डिफरेंस है, यूकैरियोटिक में लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि वो एक पैक्ड भी है। प्रोकैरियोटिक में यूजुअली जो है समटाइम सेगमेंटेड भी होता है, वन सर्कुलर भी है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर होता है। ये भी देखें, हमारे तो ऑर्गेनेलिज डीएनए के अलावा ऐसे भी हैं यूकैरियोटिक में जिनमें डीएनए अपना मौजूद होता है, मतलब सेंट्रल क्रोमोसोम के अलावा वी हैव आवर सेल्स हैव टू ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। जो डीएनए बनता है, जो क्रोमोसोम बनता है, उसके ऊपर सर्कुलर प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, मतलब आप कहेंगे एक दूसरे के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आप कहेंगे जेनेटिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ विद हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जब हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में कैसे होती हैं? अच्छा, जो है हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में से सिर्फ आर्शिया में होती हैं, ठीक है। आर्शिया में होती हैं ये प्रोकैरियोट्स जो थे, आर्शिया। और दूसरा कौन सा था? बैक्टीरिया। अगर हम दोबारा डोमेन की तरफ पीछे जाएं आपको दिखाऊं, जो थी सॉरी, ठीक है, अभी जो है आगे आएगा आपके, ठीक है। सो अभी ये स्टोन याद रखिए, आर्चिया में थी, दूसरे में नहीं थी। प्रोकैरियोट्स हमारे पास दो डोमेन्स थी यूकैरियोटिक में से। अच्छा, ये हिस्टोन यूकैरियोट्स में है लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में नहीं है। इसी तरह फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें भी डिफरेंस है। इसमें फॉर्माइल मिथियोनिन है, एस्क्रीशिया में मिथियोनिन है, यूकैरियोट में मिथियोनिन है, ठीक है। सो इसी तरह राइबोसोम्स का डिफरेंस आ जाता है। एस फॉर सब यूनिट्स देखें, इट्स एक्चुअली मैंने बताया आपको राइबोसोमल डिफरेंस भी है दोनों डोमेन्स में, ठीक है। जो तीन डोमेन है उनमें राइबोसोमल डिफरेंस भी है। तो वो 70s और 80s वाला ये डिफरेंस है। देन ग्रोथ आ जाते हैं तो यूजुअली प्रोकैरियोट्स जो है वो बाइनरी फिशन, कॉमन मेथड इज बाइनरी फिशन। और यूकैरियोट्स में जो है माइटोसिस है, और इसके अलावा मेयोसिस भी होती है डिफरेंट जगहों पर। इसके अलावा जो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए वो भी आपस में एक दूसरे से बड के जरिए बाइनरी फिशन से ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन है ये किसमें? ये है तो यूकैरियोट्स में। डोमेन की हमने बात कर ली थी। अब मैंने कहा था थ्री डोमेन्स हैं। थ्री डोमेन्स के अंदर जो टू प्रोकैरियोटिक डोमेन्स थी वो कौन सी हैं? अब ये जो टू प्रोकैरियोटिक डोमेन्स है और वन यूकैरियोटिक डोमेन्स है, मतलब कहने का टोटल हमारे पास डोमेन्स हैं थ्री। और वो थ्री डोमेन्स ये हैं। टू प्रोकैरियोटिक डोमेन्स में अगर देखें वो है आर्शिया और बैक्टीरिया। जो ये आपको पिंक और लाइट पिंक में नजर, सॉरी, ये ऑरेंज और लाइट ऑरेंज में जो आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड पर, बैक्टीरिया और आर्शिया, ये हैं डोमेन्स जिनको प्रोकैरियोटिक डोमेन्स भी कहा जाता है। ये वो वाली डोमेन्स हैं, ठीक है। जो टू प्रोकैरियोटिक डोमेन्स आपको जो ऑरेंज में नजर आ रही है ये है, एंड ब्लू में जो आपको यूकैरिया नजर आ रही है ये डोमेन है यूकैरियोटिक की, ठीक है। तो बैक्टीरिया, आर्चिया आर प्रोकैरियोटिक डोमेन, यूकैरिया जो है इज यूकैरियोटिक डोमेन। ओके। मेरा नहीं ख्याल कि किसका यहाँ तक किसी का कोई इश्यू होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं। बैक्टीरिया और आर्चिया क्या है? यूकैरियोट। ये क्या होगा? लड़के यूकैरियोट में सोई भी हो गया। बैक्टीरिया और आर्शिया जो है ये प्रोकैरियोटिक डोमेन्स हैं, ठीक है। मतलब अगर आपसे ठीक है, पूछा ठीक है। जाए, मतलब आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है, डोमेन प्रोकैरियोटिक्स की दो डोमेन है, बैक्टीरिया एंड आर्शिया, ओके। देन जो है यूकैरियोटिक की उसकी डोमेन का नाम है यूकैरिया।
अब इन दोनों में क्या क्या चीजें आती हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूकेरिया डोमेन है ना, इसमें यूकेरियोटिक है, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया में सबसे पहले जो एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कह रहे हैं थर्मेटोगोआ। ठीक है, ये थर्मेटोगोआ क्या है, ये कहाँ से निकले हैं, ये क्यों है, ये सारी कहानी पहली बात है आपको जो बुक दी गई है उसमें है। और दूसरी बात ये कि थर्मेटोगोआ इज रेफर्ड टू वन ऑफ द डीपली ब्रांचिंग जेनरा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया की तरह के, जो एक्चुअली डीप ओशन में कहीं थे। मतलब ये माना जाता है, इट्स अ थ्योरी, कि डीप ओशन में कहीं है और थे, और ये ब्रांचिंग है बैक्टीरिया की तरह, ये फंगस की तरह ब्रांच की फॉर्म में ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये आम कॉमन बैक्टीरिया है, लेकिन ग्राम स्टेन से ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। आज हम प्रैक्टिकल एक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आगे चल के देखेंगे ग्राम स्टेन का ना। तो बैक्टीरिया की एक टाइप है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमें पर्पल कलर के नजर आते हैं माइक्रोस्कोपी पे, ये भी जो है। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट, देखा गया ऐसा ऐसा क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें डिस्कवर हो रहा है। फिर उसी के क्लोरोप्लास्ट जिनमें था तो फिर वो साइनोबैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए। ठीक है, तो ये, इसके अलावा फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और फिर ऐसा ऐसा उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन होना। लेकिन फिर वही बात कि कैसा, किस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया है वो, ये सारी जो चेंजेस थी, ये सारी ऐसा ऐसा बैक्टीरिया को सेपरेट करती है यूकेरियोटिक से। ठीक है, अब ये चीजें आप कहेंगे सर ऐसे ऑर्गेनेलिज जो पावर हाउस हैं इनमें भी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम इनको यूकेरियोट में शिफ्ट नहीं कर रहे। नो, दे आर नॉट डिफाइंड एक्चुअली। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम डिफाइंड नहीं है, सेंटर में बस पड़ा हुआ है कोई मटेरियल, बट कोई बाउंड्री नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसी तरह कोई ऐसे ऑर्गेनेलिज तो हैं लेकिन वो डिफाइंड नहीं है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसलिए वी से कि ये है बैक्टीरिया, दे आर सेपरेट फ्रॉम यूकैरियोट्स एंड दे आर प्रोकैरियोट्स। ओके, नाउ अनदर थिंग इज आर्चिया। आर्चिया क्या होते हैं, ये है आर्चिया जो है, इनमें तीन तरह के कॉमन हैं। आर्चिया में देखिए मेथेनोजिन्स, नाम से पता चल रहा है दे आर एक्चुअली मीथेन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को इन्वायरमेंट से लेकर ना मीथेन बना देते हैं, मीथेन गैस रिलीज करवाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मीथेनोजिन्स। ओके, देन आ जाते हैं हमारे पास एक्सट्रीम हेलोफाइल विच रिक्वायर्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर सर्वाइवल। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कहाँ होती है, डीप इन दी ओशन, ओशंस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर ये सर्वाइव करते हैं। देन हाइपर थर्मोफिल्स, हाइपर थर्मोफिल्स कहाँ पर होते हैं, जहां पर एक्सट्रीम हीट होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर हीट ज्यादा है। तो ये जो आर्चिया बैक्टीरिया है, दे आर टू डोमेन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड अनदर थिंग इज यूकैरियोट्स। ये जो सारे आपको यूकैरियोट्स ब्लू में नजर आ रहे हैं, इनको हम आगे चलकर जरूर देखेंगे। एनिमल्स हैं, हम सारे एनिमल, जितने भी एनिमल्स आपको मिलते हैं इसमें हैं। फंगस, फंगस भी यूकैरियोटिक है। आपने फंगस को देख रखा है, फंगस क्या चीज है एक्चुअली। ये जो है एक वाइड स्प्रेड, मतलब ये ऑर्गेनिज्म ही है जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अलावा सिलिएट्स भी इसी में आ जाते हैं, वो भी फंगस की तरह होके होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास अमीबा आ जाते हैं, पैरासाइट्स, ओमाइकोट्स, ये भी सारी जो चीजें हैं, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह, ये सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास यूकेरिया डोमेन में आते हैं। तो तीन डोमेन्स हमारी कंप्लीट होगी, बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकेरिया। आपको ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई, आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म किस डोमेन में फॉल कर रहा है। अगर आमिना का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकती है, या गलती से हैंड रेज कर दिया है। क्योंकि सर आपने ये आर्चिया में बताया ना, मिथेनोजेन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका मुझे समझ नहीं आई। मिथेनोजिन्स ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये ना वैसे अगर आप देखें कि हमारे यहाँ कॉमन फील्ड में कहाँ पर होंगे, हाँ मीथेन देखिए गैस। ये जो राइस फील्ड नहीं होती है, चावल की जो फसल होती है, अगर आप उसमें देखें तो वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। ये ना सॉइल में ही होते हैं, इन्वायरमेंट में ही होते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज करके और मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इनकी प्रेजेंस जो है वो सॉइल में ही है। ओके, थैंक यू। सर बुक में ये पेज कहाँ है, प्लीज बता दीजिए। समझ नहीं क्या कह रही हैं आप?
सर बुक में ये कहाँ पे लिखा है सब? ये जो आपको चैप्टर भेजा गया था उसका पेज नंबर 274, अगर तो आप प्रिंटेड फॉर्म में है तो पेज नंबर 274 है। उसके बाद 3 to मेन का टॉपिक शुरू होकर ये जाता है 275 पर, ठीक है। 275 पर ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी और उसके बाद जो है फिर टेबल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये सारी बातें जो थी कि अभी थैंक तक यू। समझ गए ना। हाँ फातिमा, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं आप। अच्छा सर लास्ट स्लाइड में आप सर लास्ट स्लाइड में बैक्टीरियोलॉजी है सर, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताया था थर्मोटो आई डोंट नो सर, सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा सर वो ऐसे, वो दोबारा अच्छा, एक्सप्लेन कर देंगे आप बैक्टीरिया में? ये क्या कह रही हैं आप, इसमें क्या और बैक्टीरिया में फर्क क्या है? नो सर, बैक्टीरिया का जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, ये थर्मोटोगा, आई थिंक सही वर्ड यही है। तो ये दोबारा एक्सप्लेन करते हैं बैक्टीरिया के जो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट आपने बताया था। हाँ जी, एक्चुअली ये क्या है, हमने इसको कंसिडर करते हैं कि ये अर्लीस्ट ब्रांचिंग बैक्टीरिया था, आसान वर्डिंग में, कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ, जो जिस सेल से नए बैक्टीरिया आफ्टर एवोल्यूशन बने, जिससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी बने, वो थर्मेटोगोआ थे। और ये जो है अर्लीस्ट है, और इसमें क्या था, हाँ जी, ये ब्रांचिंग थे, समझ रहे हैं। तो ये चंद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब जिनसे आपको इसको याद रखना है, और कोई ऐसा कोई इसमें स्पेशल वो केस नहीं है, ठीक है। थर्मोटोगोआ इसको कहते हैं, थर्मोटोगोआ, ठीक है। आगे चल के बैक्टीरिया के थोड़े मुश्किल ठीक है नाम सर। भी आएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, बार बार प्रोनाउंसिएशन से ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, नाउ अनदर थिंग, क्लासिफिकेशन के अंदर ना टेक्सोनोमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टेक्सोनोमी और व्हाट इज टेक्सोनोमी, क्या होती है एक्चुअली, इज अ क्लासिफिकेशन, टेक्सा बनाना। एनी, और टेक्सा क्या होता है, कोई भी एक यूनिट, कोई भी ऐसा यूनिट जिसको क्या कहते हैं, मतलब जो क्लासिफिकेशन का यूनिट है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, हमने क्लासिफिकेशन क्या की, हमने कहा कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एनीथिंग, उसके लिए हमने यूनिट्स बना दिए। उसने कहा कि वी हैव 7 यूनिट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इन 7 यूनिट्स में उसका नाम होगा, उसकी क्लासिफिकेशन होगी, उसका शजरा नसब भी इसी में छुपा होगा, समझ रहे हैं बात। तो वो जो ईच यूनिट है वो इज नोन एज टेक्सा, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता ही है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर हमें क्यों जरूरत पड़ी थी, एफएससी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि डिफरेंट नेम से हर चीज के, तो हर लैंग्वेज में एक चीज के ना 25-25 नाम होते थे, तो जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई यूनिवर्सली नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा नाम बनाना था जो यूनिवर्सली हो। सो होमोसैपियंस हम लोग हैं, हमारा नाम है, अच्छा खासा ह्यूमन था, लेकिन होमोसैपियंस साइंटिफिक नेम है। तो टैक्सा बनाए गए, वो टैक्सा क्या थे, किंगडम सबसे बड़ा टैक्सा, फाइलम क्लास उससे छोटा फाइलम, फिर सब उससे छोटे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, एंड लास्ट वन वाज स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटा फाइलम है। इसका मतलब क्या है, एक जैसी स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, और मतलब स्पीशीज जो है, मतलब सिमिलरिटीज के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्पीशीज जो है उनमें सिमिलरिटीज हैं तो वो एक जीनस में फॉल कर सकती है। और जीनस में क्या होती हैं, जीनस ऐसे, जीनस में भी क्या है कि सिमिलरिटीज पाई जाती हैं आपस में, वही सिमिलरिटीज मिलकर अगर ज्यादा बन रही है तो वो फैमिली बनाती हैं, और फैमिलीज जो हैं, मतलब अब फैमिली बढ़ गई, अब डिफरेंट फैमिलीज जो है उनमें सिमिलरिटीज तो देख के ऑर्डर बनता है, और वही ऑर्डर में सिमिलरिटीज की बेस पर क्लास बनाई जाती है, क्लास में सिमिलरिटीज की बेस पर फाइलम बनाया जाते हैं, ठीक है। और फाइलम भी डिफरेंट हो सकते हैं ना, मतलब फाइलम, अब उसके बाद किंगडम बनाए जाते हैं सिमिलरिटीज की बेस पर, जैसे कि अब देखें, और किंगडम के बाद डोमेन आती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और डोमेन क्या थी, डोमेन आप पढ़ चुके हैं। और डोमेन में क्या था, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम किस में आते हैं, हम यूकेरिया में आते हैं, ठीक है। यूकेरिया के बाद हम किस किंगडम में आते हैं, एनिमीलिया। अब किंगडम प्लांट ही भी है, अब किंगडम कोई और भी है, ठीक है, लेकिन हम किस में आते हैं, एनिमीलिया में आ रहे हैं। इसी तरह क्यों, अब इस एनिमीलिया किंगडम के अंदर
हम कहेंगे जी बंदर आ रहे हैं, हम कहेंगे सिर्फ इंसान आ रहे हैं, हम कहेंगे सिर्फ इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, नहीं, सिर्फ नहीं, इसमें ये सब लोग आ रहे हैं, बिकॉज इट्स एनिमीलिया, ये सबसे बड़ा किंगडम है, एक बड़ा आप कहेंगे एक ऐसा टेक्सा बनाया जिसमें बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई सिमिलरिटीज देख कर बनाया गया। फिर उसके बाद कॉर्डेटा आ जाता है, ये फाइलम बनाया गया। कॉर्डेटा इंसान किसमें, एनिमीलिया में तो फॉल कर रहा है, लेकिन एनिमीलिया में 2500 और चीजें भी हैं। कॉर्डेटा देखा गया, कॉर्डेटा में देखा गया हमने उसे छोटा कर दिया, एक फाइलम बना जिसमें कॉर्डेटा में ह्यूमंस आ रहे हैं और चंद और ऑर्गेनिज्म भी होंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि ह्यूमंस की क्लास कौन सी है, ह्यूमंस आर एक्चुअली मैमल्स। तो इसका मतलब है कॉर्डेटा में मैमल्स, नॉन मैमल्स भी होंगे, एनिमीलिया में मैमल्स, नॉन मैमल्स भी हैं। तो हम सिर्फ किस में फॉल कर रहे हैं, मैमल्स में। मैमल्स में से भी हम प्राइमेट्स में, ऑर्डर जो आ गया वो प्राइमेट्स आ गया, ठीक है। फैमिली हमारी होमिनाइडी है, देन होमो जीनस आ जाते हैं, देन सेपियंस आ जाते हैं, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें थी ये हमारे टेक्सा हैं, और ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको ह्यूमन की टेक्सोनोमी हेरिडिटरी दिखाई गई कि ये हमारे नाम है। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का था। इसी तरह आपको यूएचएस में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हाट इज साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, और फर्स्ट नेम शो जीनस को शो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक, और सेकंड सेपियंस को। अब बैक्टीरिया का नाम है एस्क्रीशिया कोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई, कोलाई इज अ स्पीशीज एंड एस्क्रीशिया इज जीनस। अब एस्क्रीशिया में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, एस्क्रीशिया के बाद कोलाई भी आ रहा है, एस्क्रीशिया के बाद कोई और ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है, ठीक है, जैसे क्लेब्सिएला, क्लेब्सिएला इज आल्सो बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्लेब्सिएला बैक्टीरिया है, तो क्लेब्सिएला ऑक्सीटोका एक अदर स्पीशीज है, क्लेब्सिएला नमूनियाई अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों के जीनस कौन सी है, क्लेब्सिएला, ठीक है। अल्टीमेटली एक ही ब्रांच पर ये जाकर मीट करते हैं। नाउ अनदर थिंग, ये है हमारे पास एक और आपको डायग्राम दिखाई गई, ये आपको डॉग का एक बताया गया टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन, फिर हमारे पास यीस्ट की है, फिर हमारे पास जो रोज है उसकी है, उसके बाद जो है हमारे पास ई कोलाई की, एस्क्रीशिया कोलाई की, ठीक है। एस्क्रीशिया कोलाई में अगर भी आप देखें, बैक्टीरिया में भी एस्क्रीशिया जीनस है, इंटेरोबैक्टीरिया उसकी फैमिली है, और इंटेरोबैक्टीरियलिस जो है वो उसका ऑर्डर है। इसी तरह क्लास जो है वो गैमा प्रोटोबैक्टीरिया की है, फिर उसको प्रोटोबैक्टीरिया नॉन असाइंड फॉर बैक्टीरिया। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, सर आपको सर हमें बताएंगे हमने याद क्या करना है इसमें से। आपको इसमें से सारे टेक्सोनोमिक ऑर्डर्स का पता होना चाहिए कि वो ऑर्डर कौन कौन से हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली है क्या, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ सिस्टम ऑफ जिसमें हम नेम करते हैं, सिस्टम ऑफ नेमिंग दी एनी ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ साइंटिफिक वे, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम नेम करते हैं। आपको ये डिस्क्राइब करना आना चाहिए, आपको इसके जो नोमेनक्लेचर है जितना उसके ये सारे टेक्सा पता होने चाहिए, आपको चंद इम्पोर्टेंट यानी कि ह्यूमन का, यानी कि बैक्टीरिया में से इकोलाई का, ठीक है। इसी तरह किसी अगर कोई यीस्ट है, मतलब अगर कोई बता दी जाएगी, इनमें से चंद एक कॉमन के अगर आप याद भी कर लें तो नुकसान नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था यूएचएस का। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनदर थिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने कर लिया, पहली चीज नाम दे दिया, उसके बाद फिर हमने क्लासिफाई किए कि हमारे पास 3 फील्ड है, एमआईटी की, एमएलटी की, न्यूट्रिशन की, बच्चे मिक्स करके बैठा दिए, हमें नहीं पता हम कैसे अलग करेंगे। फिर हमने पूछा यू आर फ्रॉम एमआईटी, हमने एमआईटी वाले सेक्शन में भेजे, इसी तरह हमने एमएलटी वाले, इसी तरह हमने न्यूट्रिशन में भेजे। नाउ क्लासिफिकेशन हमने ऐसे ही की, सबसे पहले सिस्टम बनाया हमने, फील्ड बनाई, कितनी बनाई, सबसे पहले 2 बनी थी जी। ये हमारे भाई साहब थे जो कि उल्टा हमारे लोग हमको टेंशन डाल गए, और वो भाई साहब का नाम था, अगर किसी को पता हो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने शुरू किया था, तो कैरोलस लीनियस भाई साहब थे, ठीक है। अब ये कैरोलस लीनियस जो थे है तो बॉटनिस्ट थे, लेकिन इन्होंने दुनिया जहां में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 चीजों में क्लासिफाई कर दिया, एंड द 2 किंगडम्स वर प्लांटी एंड एनिमीलिया। सीधी सी बात है, 2 थे और वो थे प्लांटी एंड एनिमीलिया, प्लांटी एंड एनिमीलिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स जो जितने भी उसको नजर आए, लाइक उसने कहा कि जितने भी एनिमल्स या मूवमेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म, उन्होंने कहा जी ये सारे एनिमल्स है, बाकी सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट,
ये सब चीजें प्लांटी में डाल दी। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट था, इसके अंदर बहुत मसले मसाइल थे। फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। एक भाई साहब कहते हैं नहीं जी, फंजाई और बैक्टीरिया तो अलग हैं बाकियों से, प्लांट से, उनको हम प्लांट में तो रख ही नहीं सकते हैं, तो हम प्रोटिस्टा बना देते हैं। एक भाई साहब ने तीसरा किंगडम भी बना दिया प्रोटिस्टा। उसके बाद ऐसे ऐसे काम चला, कुछ लोगों ने प्रोटिस्टा को माना, कुछ लोगों ने फंजाई और बैक्टीरिया में से गलतियां निकाली, तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। नाउ अब जो है वाइट टेकर साइंटिस्ट था, उसका है जी हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चले देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को, 2-3 स्लाइडें रह गई हैं, बिल्कुल भी मत बेजार होइएगा, उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगी, देन वी विल मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल लेक्चर। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं 2 किंगडम में। ये कहा था कैरोलस लिनियस ने 1735 के अंदर। ये कौन थे भाई साहब? ये बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनी को जानते थे, तो उनको जरूरत पड़ेगी कि इस प्लांट को क्या कहें, तो उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन ही बना दी। तो किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने जिसको पुट किया वो था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड बना सकते थे उनमें प्लांट सबसे पहले डाले, साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले डाले। उन्होंने देखा कि इनमें सेल वॉल भी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये सेडेंटरी हैं। ये सारी बातें किंगडम प्लांटी की थी। ऐसे ऑर्गेनिज्म कॉमन देख लिए गए। अब देखा गया बैक्टीरिया, देखा गया प्लांट, देखा गया फंगस, देखा गया, मतलब चंद ऐसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर प्लांटी में डाल दिया। फिर एनिमीलिया की बारी आई। ये वो ऑर्गेनिज्म थे या तो जो पौधे खाते थे, या फिर जो ये एनिमल खाते थे, या फिर जो थे ऐसी कोई भी चीज यूज करते थे। कहने का मतलब ये है ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते थे। जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म थे उनकी फूड को लेते थे। अभी भी हम यही करते हैं। सो वी आर इन एनिमिलिया नाउ। और इनके अंदर सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं थी, और ये मोटाइल थे, ये भाग दौड़ कर सकते थे, इधर उधर भाग सकते थे, ठीक है। आप में से बहुत सारे भाग सकते हैं, अलग बात है छुट्टियों में आप सिर्फ बैठ तक ही महदूद है। तो आगे चलते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये भाई साहब कौन थे जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया, नई चीज। प्लांटी और एनिमिलिया के साथ उनसे हजम ये बात नहीं हुई कि तारीख में मेरा नाम क्यों नहीं है। सो उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम डलवाया, किंगडम प्रोटिस्टा को बना दिया। उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या लगाया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में? कहा कि देखिए जी, बैक्टीरिया जो है ये तो प्रोकैरियोटिक है, और प्लांटी जो है वो तो यूकैरियोटिक है। ये कैसे एक ऑर्गेनिज्म में आ गए? फंगस, फंगस जो है वो भी जो है अपनी डाइट जो है वो प्लांट से डिफरेंट है। उनमें जो सेल वॉल तो बनी है, लेकिन सेल वॉल तो काइटिन की है। ये कैसे उसमें आ गए? और प्लांट की तरह फंगस स्प्रेड नहीं करती, स्प्रेड फंगस तो ज्यादा स्प्रेड करती है और प्लांट तो स्प्रेड ही नहीं करती। तो ऐसी बातें करके उन भाई साहब ने एक नया जो है वो बना दिया, जिसको उन्होंने प्रोटिस्टा का नाम दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा 1969 में जो था, इसमें देखा गया मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे, और प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। तो उसने प्रोटिस्टा में क्या रखे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे, और उसको प्रोटिस्टा में रखा, और इसके अंदर काफी तरह के ऑर्गेनिज्म उसने प्लेस किए, बैक्टीरिया को भी, फंगस को भी, सबको रख दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इस पे भी ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या? लोगों को से नहीं पता, लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन ये था कि फंगस में जो है वो यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक, तो आपने एक में कैसे प्लेस कर दिया? ठीक है। अब दोनों तो यूनिसेलुलर है मान ली, लेकिन जो फंगस है वो और बैक्टीरिया के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। दोनों रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया की हम कहते हैं कि वो बडिंग से फैलता है, लेकिन जो फंगस है वो जरूरी नहीं हर एक में बडिंग हो, उनमें सेक्स और रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया सबसे बड़ी रीजन, बैक्टीरिया आपने कह दिया कि वो प्लांटी में कहा था कि वो सारे ऑटोट्रोफिक हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो हेटेरोट्रोफ है। बैक्टीरिया तो अपने होस्ट से लेकर ज्यादातर बैक्टीरिया, इन्हीं चंद बातों की बेस पर जो है ये ऑब्जेक्शन लगे। फिर हमें प्रोटिस्टा में भी यही ऑब्जेक्शन मिले, न्यूट्रिशन मोड हमें डिफरेंस मिला। ऑल टाइप्स ऑफ एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्लाइम मोड जो थे, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए, ठीक है। और प्लांटी और एनिमीलिया में
प्लांट्स तक रख दिया गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है, और ये सारे प्लांट्स जिनमें आपने क्लासें पढ़ी हैं, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ये सारे जो है प्लांट्स जितने भी हैं ये उनकी फैमिली बना दी गई। एनिमल्स में छेड़छाड़ नहीं की गई, वो उसमें हमने यही रखा। लास्ट पे आपको मिला किंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बड़ी तगड़ों के बाद बना। ठीक है, किसने बनाया ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब अगर इस वक्त है पता तो बता दें, नहीं पता तो इसको खुद पढ़े कि ये किसने बताया था, क्योंकि मैंने तो आपको बता ही देना, मेरे पास तो सामने लिखा हुआ पड़ा। ठीक है, मतलब कुछ ही तो आपको सोचने के लिए भी तो छोड़नी है ना। ठीक है, और नहीं मिलता तो आपको बुक बता देता हूँ, वहां से मिल जाएगा। आप अपनी एफएससी की बुक निकालिएगा। ठीक है, डायग्राम के ऊपर ही मेंशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटेकर जी, विटेकर। ओके, एक और साइंटिस्ट भी थे इसके साथ में, देख लीजिएगा। सो हम बात कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। वैसे भी मीटिंग में टाइम कम ही रह गए, 5 मिनट के बाद हम डिसमिस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, उतनी देर ईमान आप उससे पहले ही जो है उसकी ले लेना पिक्चर्स ना पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ले ऑफ ली। 5। ओके, सबसे पहले हमने मसले खत्म करने के लिए, क्लासिफिकेशन को ठीक करने के लिए, हमने सारे प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम में रखा, और उस किंगडम का नाम रखा मोनेरा। ठीक है, आजा के बाद खत्म, मोनेरा में रख दिया सारे प्रोकैरियोटिक। फिर देखा कि वो सारे यूनिसेलुलर। फिर हमने आपको एक्चुअली फर्स्ट बेस क्या दी, हमने फर्स्ट बेस की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बेस पे, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। मोनेरा सारे प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक के भी 4 फिर आगे बने। उनमें प्रोकैरियोटिक मोनेरा में देखेंगे सारे प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स लेकिन यूनिसेलुलर। अच्छा, मोनेरा में फिर हमने देखा कि सेल वॉल मोस्टली में सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन प्रोटिस्टा में मोस्टली में एब्सेंट थी। ओके, मोनेरा जो थे वो ज्यादातर फोटोट्रोफिक थे, हेट्रोट्रोफिक भी हैं लेकिन कीमोऑटोट्रोफ भी थे इसमें। लेकिन जो प्रोटिस्टा वाले थे वो हेट्रोट्रोफिक एंड फोटोट्रोफिक थे, यानी कि लाइट से अपनी वो बनाते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ये सारे एब्जॉर्प्टिव हैं। मोनेरा जो है एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को सक करते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा जो है वो इंजस्टिव भी है, ये इंजस्ट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये एक्चुअली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए, ये यूएचएस में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मिसाल बात में कभी आती है कभी जाती है, इसे कहीं इधर रह ले। फंजाई जो है, फंजाई यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है सारी ज्यादातर, और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं। और इसके अलावा इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, सब हेट्रोट्रोफिक है। अपनी डाइट जो है वो होस्ट से लेते हैं। होस्ट जो है एल्गी भी हो सकता है, होस्ट जो है वो ह्यूमन या कोई एनिमल भी हो सकता है। फंजाई ना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह ग्रो कर जाता है। आप इसको जमीन पे छोड़े, पानी को, जमीन पे ग्रो कर जाएगी। आपने मार्बल लगाया, थोड़े से बाद मार्बल पे ग्रो कर जाएगी। आपने विंडो में, मतलब अगर वुडन है, वुडन पे ग्रो कर जाएगी। प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे ग्रो कर जाएगी। आपके जो सीपीयू है, आप उसको थोड़ी देर पानी में रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी में रखने के बाद 3 दिन छोड़ दें, आपके सीपीयू के हार्ड बोर्ड पे ग्रो कर जाएगी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे ग्रो कर जाएगी। मतलब ये कि फंजाई की इतनी टाइप्स हैं, इतनी बेतहाशा टाइप्स हैं, और इसके इतने होस्ट हैं कि कहीं भी ग्रो कर सकती है। क्वेश्चन इज कैसे ग्रो करती है, ये स्पोर्स से ग्रो करती है। हवा में इसके स्पोर्स होते हैं जो उस जगह पर एनवायरनमेंट देखकर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लांटी जो है ये आपके सामने प्लांट्स हैं सारे के सारे, इसमें यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, साथ साथ इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, फोटोट्रोफिक भी होते हैं, और मोस्टली एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पानी, और पानी के जरिए ये जमीन में से चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सख्त नहीं करते, इनका मुंह नहीं है कि ये खा लें पकड़ के। मतलब आप चिप्स लेकर जा रहे हो, साथ वाले पौधे ने कभी आपको कहा हो कि भाई ये मेरा है, और आप मुंह खोल के खा गए, ऐसा नहीं होता, ये जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी तरह एनीमीलिया में क्या है, एनीमीलिया यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हम लोग हैं ये सारे। ठीक है, इनमें सेल वॉल, सेल्स के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। हम में ही सिर्फ एब्सेंट है, बाकी सब में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है। उसके बाद हेट्रोट्रोफिक है,
हम दूसरों को मारते हैं, हम दूसरों से फूड लेते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ गई तो हमने खा ली, एक्चुअली ये हमारे लिए ही बनाई गई है, ठीक है। तो हम हेटेरोट्रोफ है, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, हम डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर, हलाल एनिमल्स पर, हम डिपेंड करते हैं उनकी जैसे कि मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स पर। तो ये सारी चीजें जो हैं हम उन्हीं से लेते हैं। तो हम अपनी फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं होता कि हम जी ईस्ट को, अल्टीमेटली हमें इनमें से किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी अगर हम इंडस्ट्री में भी कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर हम ऑटोट्रोफ होते तो हमें खाने की जरूरत ही ना पड़ती, हमारी बॉडी में खुद ब खुद खुराक बनती, हमें एनर्जी मिलती, खुद ब खुद वेस्ट रिमूवल हो जाती। हम ऐसे नहीं है। एंड लास्ट वन इज हम मोस्टली इंडस्ट्री में हम ज्यादातर जो खुराक जो है वो खाते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, हम उसको मुंह से खाते हैं। अब्सॉर्ब करने वाली सिर्फ चंद एक कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो सकती है, किसी मेडिसिन में होगी, किसी ट्रीटमेंट में होगी, तभी है, ठीक है। ये सारा 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है इस वक्त, तो आप व्हाट्सएप में मेरे से पूछ सकते हैं। अटेंडेंस भेज देना मुझे। थैंक यू सो मच। अरीश से कह दीजिएगा अब हम तो जा रहे हैं, और आपको हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।